This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद इसे बड़ा मुद्दा बनाकर प्रचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार करारी हार मिली है। कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अब ऐसे में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानिकराव ठाकरे ने महाराष्ट्र टीवी 24 से फोन लाइन पर बातचीत की। मानिकराव जी, ये बताइए, जिस तरीके से कर्नाटक में जो सरकार जो अब निश्चित तौर पर ये सिद्ध हो चुका है कि सरकार कांग्रेस की बैठने वाली है, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस कर्नाटक में चुन के आई, बड़ी मतलब वोट से बड़े अच्छी से उम्मीदवार आए हैं। जो 62 बीजेपी और 138 कांग्रेस, काफी अंतर से कांग्रेस पार्टी है। ये बहुत खुशी की लहर है पूरे देश में। जी। हमारे जो मैं जहाँ पे इंचार्ज हूँ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का, वहाँ बॉर्डर लगी हुई है, तो दिसंबर नवंबर में चुनाव है। जी। हमें भी बड़ा एक रिएक्शन आया वो सब कार्यकर्ताओं के ऊपर कि बड़ी अच्छी तरीके से तेलंगाना में हम जीत पाएंगे। जी। और कर्नाटक में जो भी जीत हुई है वो हमारे नेतृत्व है, वहाँ के कार्यकर्ता है, वहाँ के लीडर्स है, उनकी वजह से ये जीत मिली है। बीजेपी को जिस तरीके से राजनीति वो करते हैं, कभी राम जी को लेके आते हैं, हनुमान जी को लेके आते हैं, धर्म को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, उसी के ऊपर उनको चपराक है कि पॉलिटिक्स में धर्म हर किसी के लिए बड़ी ये बात है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए, ये समझदारी उनमें नहीं है। इसीलिए वो कभी राम को लेके आते हैं, कभी हनुमान जी के आते हैं, लेकिन लोगों ने सबक सिखाया है कि इस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने की जो राजनीति बीजेपी कर रही है उनको दरकिनार किया है। और हाथ से हाथ जोड़ो राहुल जी की जो ये है तो उसको सभी ने अपनाया है। तो मैं समझता हूँ कि एक सोच जो है कांग्रेस पार्टी की सभी को साथ में ले चलने वाली, जी बिल्कुल मानिकराव जी, बिल्कुल करेगी। जी बिल्कुल मानिकराव जी, जिस तरीके से ईवीएम के जो तर्क जो शुरू से लगाए जा रहे थे, अब ऐसे में कांग्रेस की जीत हुई है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये चुनाव में जिस तरीके से ये हुआ है तो इस तरीके से यहाँ तो हम नहीं कह पाएंगे कि इस तरीके से कुछ बात उन्होंने की भी होंगी तो एक उसका असर ज्यादा छूटा नहीं है जी। लेकिन ये बात तो अभी खुली हो चुकी है कि कोई कितनी भी कोशिश करे जी, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। और वो जो भी बातें कांग्रेस पार्टी ने सामने रखी है जी, उसी बात को लेकर लोगों ने वोट कांग्रेस पक्ष पार्टी के पक्ष में डाला है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जीत, बहुत अंतर से जीत हुई है। ऐसी जीत कभी कर्नाटक में इसके पहले कभी नहीं हुई थी जी। इसका असर अभी हमें तेलंगाना में मिलेगा। बाकी स्टेट में जो चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उसमें भी हम जरूर कामयाब होंगे। अभी लहर बन चुकी है तो अभी 2024 तक काम करेगी और बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आ सकती है देश के भी। अभी उनका मोदी का जो जादू जिस तरीके से चल रहा था, वो धर्म के नाम से राजनीति कर रहे थे, वो लोग समझ चुके हैं कि ये कोई भविष्य में कांग्रेस अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कारगर नहीं है। तो ये बात तो हो चुकी है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि बात बहुत ही अलग है इस तरीके से। ठीक है, हाँ जी, बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। अब पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेमवार ने जीत पर क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, कैसा है कि इसका असर तो 2024 के चुनाव में पक्का होगा और ये इस बात का भी एक द्योतक है कि लोगों के मन में ये जो सब्जबाग थी, मोदी ने और उनकी सरकारों ने जिस प्रकार से पिछले 9 साल में एक लोगों की जो आशाएं बढ़ाई थी, उसका जो बेस था, उसका आधार था झूठ, ढकोसले, झूठे नारे। अब वो जनता को समझ में आया है और वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की सरकार, विद्वेषपूर्ण सरकार, धर्म को बढ़ावा देना, एक विशेष जाति के खिलाफ आंदोलन करना या लोगों को उकसाना, तो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते और वो ये कर्नाटक में अपने को दिखा है।
नहीं, कैसा है कि वो लोग इतने अलर्ट है ना, यानी कर्नाटक में तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से जोश था कि 40% कमीशन की सरकार, वो लोगों को पसंद नहीं था। और ये क्या क्या कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बजरंग बली को लेकर आए, वोट देने जाना है तो जय बजरंग बली बोलो और फिर वोट दो। और प्रधानमंत्री खुद स्टेज से इस प्रकार से, जैसे हमारे असंवैधानिक है वो, ये संवैधानिक पद पे है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, और वो धर्म के नाम पे लोगों को वोट मांग रहा है, तो ये अपने धर्म के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने तो उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी वही दुम छल्ला और उनका लल्लू बन के है, तो वो भी कुछ कार्रवाई नहीं। इस प्रकार से जो उनके जो बर्ताव थे, ये सब उनके खिलाफ गया। जनता अगर मन में चाहे तो उनके सामने कुछ भी नहीं चलता। झूठ कब तक चलेगा? एक बार झूठ बोलोगे, 2 बार झूठ बोलोगे, 100 बार झूठ बोलोगे, लेकिन वो झूठ ज़्यादा नहीं चलता। लोग तंग आ चुके थे। जो उन्होंने बेकारों को काम देने की बात की, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात इन्होंने 2014 में कही थी। आज 9 साल हो गए, जो रोजगार थे वो करीबन 20 करोड़ रोजगार ये 9 साल में कम हो गए। वैसे तो 38 करोड़ रोजगार होना था हमको, लेकिन 20 करोड़ रोजगार कम हो गए हैं। तो वो बात पूरी नहीं हुई। नोटाबंदी की, काला धन पर वापस आ जाए। कहाँ है वो काला धन? कहाँ काला धन आया? कहाँ वो हमारे सीमाओं में जो आतंकवाद चल रहा है वो कम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक भी बात उनकी सच नहीं हुई। और उससे भी ज़्यादा 2014 के पहले जब ये गडकरी भी अध्यक्ष थे, तो पेट्रोल पंप पे जाके ये और इनके कार्यकर्ता वहाँ घेराव करते थे और ये 60 रुपये का पेट्रोल बोलते थे। आज वो 100 के ऊपर है, और ये 5 साल 7 साल से 100 के ऊपर है। डीजल 100 के ऊपर है। गैस जो था वो 2014 में जब सरकार कांग्रेस की थी तो वो 600 रुपये के करीब था, 400 रुपये के करीब था, और आज वो 1200 पे पहुंच गया। तो कॉमन मैन के ये प्रश्न है, उसको धर्म से, राम से कुछ नहीं लेन देना। राम तो सबके श्रद्धा का, लेकिन वो श्रद्धा के नाम से राम हमारे साथ है और राम के नाम पे वोट मांगते। कांग्रेस पे टीका भ्रष्टाचार की करते, लेकिन वोट मांगते हुए राम के नाम से वोट मांगते। अब कहाँ गया आपके भ्रष्टाचार की बात करना? जितने भ्रष्टाचारी थे सब इनके पार्टी में है। भ्रष्टाचार तो इनका नारा है, भ्रष्टाचार करके तो ये जीते हैं। हर राज्य में यही बात है। अब जहां जहां भी आप चुनाव ले लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग इनके बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, पक्का दिखेगा। लोगों को कोई लेन देन नहीं है। आपने राम का प्रयोग किया, लोग समझ गए कि राम का नाम सिर्फ लेते हैं, लेकिन आपके जो काम है वो रावण जैसे है। आपके मन में नाथुराम है, लोग समझ गए हैं वो, और वो अभी बार बार चलने वाला नहीं। कितने बार आप राम का नाम लेंगे? तो राम सिर्फ आपका है, लोगों को मालूम है राम का नाम आप काहे के लिए लेते हो। आपका बर्ताव देखिए ना। मैं गरीब हूं, मैं झोला लेके आया हूं, 20-35 साल मैंने भीख मांगा है। अरे आपका जो रहन सहन है वो तो एक उद्योगपति जैसा है, आपका लैंडलॉर्ड जैसा आपका रहन सहन है। आप तो दिन में 3 बार कपड़े बदलते। इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री कभी उसने 3 बार कपड़े नहीं बदला। उनके तो एक जने ने व्हाट्सएप पे भेजा था, 40 जैकेट की फोटो दिया था। कौन से प्रधानमंत्री के पास 40 जैकेट होते हैं? मैं गरीब हूं, ये गरीब प्रधानमंत्री है? कोई भी गरीब जैसी बात नहीं इनकी, इनके नेताओं की गरीब जैसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना। तो लोगों को ये सड़क दिखती है, कुछ देर असर होता है। फ्लाईओवर दिखते, कुछ देर असर होता है। मेट्रो दिखती, कुछ देर असर होता है। लेकिन मेट्रो में बैठने के लिए लोगों के पास पैसे तो होना ना। फ्लाईओवर पे कौन चलता है? गरीब आदमी चलता है, वो तो मोटर गाड़ी वाले चलते हैं। वो तो कुछ देर असर होता है उसका। लेकिन आज घर की चिंता वो बेकारों की है। बच्चों को नौकरियां नहीं, इसलिए माँ बाप परेशान है। कब तक उनको पालेंगे? वो उनकी चिंता है। पेट्रोल का, डीजल का वो भाव बढ़ गया है, वो उनकी चिंता है। महंगाई बढ़ गई है, वो उनकी चिंता है। भिखारी की चिंता है। वो सवाल को तो आपने आज तक हाथ नहीं लगाया, और वही सवाल आपने बोल बोल के आप सत्ता में आए थे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात किया आपने, फिर वो कोलगेट की बात किया आपने, स्पेक्ट्रम की बात किया। अब तक उसका निकाल लगा और उसमें कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष साबित हुए। तो आप जोरों से बोलते हो भ्रष्टाचार के खिलाफ,
लेकिन वो गलत आरोप बोलते हो, सिर्फ नारे लगाते हो, सिर्फ झूठे आरोप लगाते हो, लेकिन कुछ नहीं होता। इन्होंने सारे कांग्रेस के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, लेकिन वो आज रुपए का भाव कितना नीचे गिर गया। आप कर्नाटक में जो सरकार थी वो जो 40% कमीशन लेते थी वो लोगों के सामने था, उसको ही कांग्रेस ने उजागर किया, देश की बातों को उजागर किया। अभी तो 2024 में तो केंद्र के और मोदी की बात होंगी। आज तो मोदी वहां नहीं चले ना, मोदी ने 20 पब्लिक मीटिंग लिया, 11 रोड शो लिए, क्या असर हुआ? कर्नाटक बेंगलोर में उनका जो रोड शो था वो करीबन 18 घंटे चला, सुबह से लेकर तो रात तक चलते रहे। आज वहां क्या हुआ? आधी सीट कांग्रेस को मिली, आधी उनको मिली, इतनी ताकत लगा देने पे, और सब उन्हीं की पास थी, पूरी की पूरी उनके पास थी। लेकिन आज वहां के बेंगलोर के जो लिखे पढ़े लोग हैं, आज आईटी इंडस्ट्री हमारी वहां है, वो सारे लोगों ने इनको नकार दिया। हर जगह ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होगा। लोग कब तक राह देखेंगे? आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? आप कब तक आप धर्म के नाम से बोलोगे? मुसलमान का विरोध यानी हिंदुत्व, कि मुसलमान का विरोध करो यानी हिंदुत्व। अरे पर आप हिंदुओं की तो रक्षा नहीं कर रहे हो ना। हिंदू परेशान है, हिंदू के लड़के बेकार है, हिंदू के यहां भूखमरी है, हिंदू महंगाई का सामना कर रहे हैं, उनकी बात करिए ना आप। हिंदू परेशान, मुसलमान परेशान, क्रिश्चियन परेशान, दलित परेशान, कौन खुश है इनके जमाने में? भ्रष्टाचार बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है, उस पर आपका रोक नहीं है। और करप्शन की भी आपकी कैसी व्याख्या है? अगर कोई आपके पास आता है तो वो फिर धुला हो जाता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं। आज महाराष्ट्र में आपने सारे लोगों को बदल दिया। आज यहां आपने सरकार यहां जो चल रही थी उसको आपने पैसे के बलबूते पे उसको तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो कल जो उन्होंने जो टिप्पणी किया है, अगर इनको थोड़ी भी शर्म होती तो ये शिंदे और फडणवीस ने राजीनामा देना था। जो इतनी बड़ी पार्टी विथ डिफरेंस बोलते थे, ये डिफरेंस है कि इनका राज्यपाल वो असंवैधानिक था। संवैधानिक पदों पे बैठकर उसने अपने राजभवन को बीजेपी का कार्यालय बना दिया था। जितने उसने निर्णय लिया वो असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आज अगर वो राज्यपाल रहता तो उसको राजीनामा देना पड़ता। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को असंवैधानिक बोला है कि उनकी जो कार्रवाई थी, इनका और जो अध्यक्ष पद इन्होंने निकाला और उनको मान्यता दिया, वो गलत था। और जो अध्यक्ष विधानसभा के, उनका निर्णय जो प्रदोत को उन्होंने नियुक्त किया, वो गलत था। ये सारी बातें बोला है। उसके बावजूद भी आपकी सरकार संवैधानिक है और आप बोल रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। इस प्रकार से जीत होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अगर उद्धव ठाकरे अगर राजीनामा नहीं देते, हम उनको रीइंस्टेट करते। इसका मतलब आप गलत हो। उसके बावजूद हम बच गए और देखो ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार चली जाएंगी। अरे तुमको तो जाना चाहिए। अगर आज नहीं जाओगे कल जाओगे। जैसे कर्नाटक में बीजेपी गई, वैसे यहाँ भी ये शिंदे और उसके साथ ये फडणवीस, ये तो फडणवीस के साथ शिंदे भी जाएगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारी, नागपुर। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल। विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।